हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके सेकंड पेपर की प्रिपरेशन करा रही हूँ। कल मैंने आपको 9th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर कराया था कुछ। आज मैं आपको 6th क्लास की जो साइंस है NCERT वो फर्स्ट चैप्टर कराने वाली हूँ। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या आ रहा है हमारा। फर्स्ट चैप्टर में क्या है? फर्स्ट चैप्टर में है, सबसे पहले चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। कि भोजन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, देखते हैं हम। भोजन के घटक पढ़ते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सूची बनाएंगे कि भारत में जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं, जगह हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के खाना खाया जाता है, पदार्थ खाए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। तो हर किसी के कल्चर में अलग अलग तरह की ही चीज़ें खाई जाती हैं। जैसे कल्चर में खाई जाती हैं, उसी तरह से सभी स्टेट की अलग डिशेस होती हैं, सभी जगह की अलग अलग डिशेस होती हैं। वही चीज़ कही गई है इसमें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। क्रियाकलाप 1 देखते हैं, जो एक्टिविटी 1 है वो देखते हैं हम अपनी। क्या है एक्टिविटी में? एक्टिविटी कहती है, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए। देखो नीचे ये सारणी है, इसमें कुछ उदाहरण एग्जाम्पल हैं वो दिए हुए हैं तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। अब हम इस सारणी को एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि इस सारणी में है क्या। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? क्षेत्र एवं राज्य। नंबर 2 पे है अन्न तथा व्यंजन। नंबर 3 पे दे रखा है दाल, मांस का दाल हो या फिर मांस का कोई व्यंजन है। 4 पर है सब्जियां और 5 पर है अन्य व्यंजन। नंबर 1 देखते हैं कि पंजाब हमारा एक स्टेट है, उसके में क्या है, उसमें एक अन्न है मक्के की रोटी, क्योंकि मक्का जो होती है वो एक अन्न होती है, अनाज में आती है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में जो चावल होता है वो भी अनाज में आता है। उत्तर प्रदेश में क्या कर लेंगे हम, अगर यहाँ पर यूपी मेंशन करते हैं तो यूपी में क्या कर लेंगे, यूपी में हो जाएगा यहाँ गेहूं की रोटी, गेहूं अनाज है। और क्या कर लेंगे, दाल वगैरह में दाल कर लेंगे हम, मसूर की दाल, मूंग की दाल। देखो जैसे दे रखा है इसमें, पंजाब में क्या है, राजमा, सरसों का साग है और दही और घी है। अन्य व्यंजन में दही और घी आ जाता है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में क्या है, चावल अनाज में हो गया, दालों में क्या हो गया, अरहर की दाल तथा रसम चारू बोलते हैं जिसको, और सब्जियों में आ जाएगी कुंदरू। और इसी तरह से अन्य व्यंजन में ले लेंगे मट्ठा, घी या फिर अचार। और इसी तरह से यूपी में क्या मेंशन करेंगे हम, यूपी गेहूं की रोटी, दाल हो जाएगी कोई सी भी हम ले लेते हैं, मसूर की दाल। और सब्जियों में क्या ले लेते हैं, सब्जी में ले लेते हैं हम आलू गोभी। और जो अन्य व्यंजन है, अन्य व्यंजन में हमारा मट्ठा हो सकता है, घी हो सकता है और सैलेड हो सकता है। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट पर पहुँचते हैं, आगे देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। हमने सारणी को पढ़ लिया है, आगे क्या है, कभी कभी हम भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। कभी कभी क्या होता है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं, जैसे हम कहीं ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास ये खाना अवेलेबल नहीं होता है, या हमारे पास ये सारे इंग्रेडिएंट जो भी हैं, जैसे कि अनाज में और एक सब्जी या दाल, कोई भी मांस का व्यंजन हो या फिर कोई अन्य व्यंजन, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। यदि हम यात्रा में हों तब हम वहाँ
वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। तो हम क्या करते हैं, जो हमें रास्ते में मिलता है हम वही चीज़ें खा लेते हैं। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। हाँ, तो ये सही बात है, अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है तो ज़रूरी नहीं है उसको ये सारे ही जो भोजन के ही जितने भी हमारे पास व्यंजन हैं वो खाने को मिल पाएँ। तो आगे देखते हैं, आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों की इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। तो हमें अपने खाने में किसी न किसी तरह से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ले लेना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारी बॉडी अच्छी रहती है। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो आप सभी को पता है हमारी बॉडी को कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे इसी तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं या व्यंजन हैं ज़रूरत होती है, जब भी हमारी बॉडी वर्क कर पाएगी आगे के किसी भी काम के लिए। हमें स्टडी करनी है, जब तक हमें अच्छे कार्बोहाइड्रेट वगैरह अच्छे से नहीं मिला है, प्रोटीन विटामिन, तो हमारी बॉडी काम नहीं कर पाएगी अच्छे से। तो इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। जो डिफरेंट खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो देख लेते हैं। क्या हम जानते हैं कि विभिन्न व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। तो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो सभी कुछ तो पादपों से मिलते हैं, प्लांट से, और कुछ जंतुओं से मिलते हैं। आगे देखते हैं हम। एक कच्ची सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में कुछ पोषक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होती है, विटामिन होते हैं तथा खनिज लवण होते हैं। ये सभी क्या हैं? हमारे पोषक पदार्थ हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। आपको क्वेश्चन आ जाए वो पोषक पदार्थ बताइए जिन हमारी बॉडी में जिनकी आवश्यकता होती है, वो कौन कौन से हैं? प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, और रुक्षांश भी होते हैं, और जल। ठीक है, आगे क्वेश्चन आगे रीड कर लेते हैं। आगे क्या है? क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? तो अब हमें देखना है क्या जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, एक अगर हमने खाद्य पदार्थ खाया तो उनमें ये सब पॉसिबल हैं होने। आगे देखते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपलब्ध है या उपस्थित है। कुछ कच्ची सामग्री ले लेते हैं या पके हुए भोजन, तो उसमें देखेंगे क्या इनमें कच्ची सामग्री या फिर पके हुए भोजन में कौन सा या फिर एक से अधिक पोषक उपस्थित हैं या नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तथा वसा के जो परीक्षण होते हैं वो सरल होते हैं, जब पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा जो पोषक होते हैं उनके परीक्षणों से ज़्यादा। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में लिखें। 1.2 है एक सारणी, उसमें लिखते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनली तथा एक ड्रॉप की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। जो भी चीज़ है उनको कच्ची सामग्री पर करना है। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। या तो आपके पास ये चीज़ है या ये नहीं है तो कोई और खाद्य पदार्थ है उस पर आप अपना परीक्षण कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। हाँ, आपको याद रखना है, अगर कोई आप कुछ कर भी रहे हैं टेस्ट, तो आपको उसे चखना नहीं है या टेस्ट नहीं करना है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आगे रीड करते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं यह देखते हैं। आगे
कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं जो भोजन में आते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है हमें, ये पढ़ते हैं जो हाईलाइट है काफ़ी अच्छे से। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। ठीक है, उससे के बाद क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट विलयन 100 ml मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। कॉपर सल्फेट जो विलयन है वो 100 मिलीलीटर जल में अगर 2 ग्राम हम कॉपर सल्फेट घोलते हैं तो वो बन जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 100 मिलीलीटर जल में 100 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। ओके, आगे देखते हैं अब हम। इतना हमें समझ में आ गया। तो ये जो लाइन है ये मोस्ट है, आप इनको समझ लेना अच्छे से कि कास्टिक सोडा कॉपर सल्फेट कैसे बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं मंड के लिए परीक्षण। अब मंड के लिए परीक्षण करेंगे। मंड के लिए कैसे परीक्षण है? परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? जब हम बूंदों को डाल देंगे उसके बाद देखेंगे जो खाना था वो नीला या लाल काला हो गया है। अगर वो ऐसा हो जाता है, यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। अगर भोजन काला या नीला हो जाता है तो ये बताता है कि इसमें मंड है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे रीड कर लेते हैं। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य सामग्री के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में लिखिए। आगे रीड कर लेते हैं। इस परीक्षण को किसी खाद्य सामग्री में, इतना हमने पढ़ लिया। तब करते हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण। जो प्रोटीन है उसके लिए परीक्षण कैसे होता है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो उसमें तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या करेंगे, अगर कोई पदार्थ ठोस है तो उसमें हम उसे सबसे पहले चूरा बनाएंगे। उसके बाद खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालेंगे। उसके बाद अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने यह क्या देखा, क्या परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया या बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति। अगर जो खाद्य पदार्थ है उसका रंग कास्टिक सोडा मिलाने के बाद 10 बूंद कास्टिक सोडा की मिला दी और क्या किया है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट की मिला दी। अगर वह बैंगनी रंग का हो जाता है तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और काला और नीला हो जाता है तो मंड की उपस्थिति बताता है। आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। आगे रीड कर लेते हैं। आगे क्या है हमारा पॉइंट, आगे है अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। अगर आपने एक चीज़ के साथ कर लिया है, एक खाद्य के साथ कर लिया, तो आप इस परीक्षण को दूसरे खाद्य के साथ भी करके देख सकते हैं। आगे रीड करते हैं। अब क्या करना है हमें, वसा के साथ, वसा के लिए परीक्षण के वसा है या नहीं है। खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। खाद्य पदार्थ लेना है कोई भी छोटा सा, उसको अगर हार्ड है वो तो उसको तोड़ना है। सबसे पहले हमें उसको तोड़ने का काम करना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कागज़ जो है वो फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए जिस पर आपने उसको तोड़ा है खाद्य पदार्थ को, कागज़ या पॉलीथीन किसी पर भी रखकर, तो वो फट न जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। अगर जो कागज़ आप लोगों को ये कागज़ पर ही करना है क्योंकि तेल के धब्बे आपको कागज़ पर ही पता चलेंगे। आपको ये तेल के धब्बे जो पिन्नी है, पिन्नी पर अगर आप फोड़ेंगे तो पिन्नी पर पता नहीं चलेगा, तो इसलिए कागज़ पर ही करें ये परीक्षण।
उसके बाद देखते हैं तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। ये आपने एग्जाम्पल जब आप छोटे होंगे तो आपने किया भी होगा। हम इस सभी बच्चे स्कूल में, मैंने भी किया है, सभी स्कूल में ऐसे ही किया करते थे कि जो पेपर ले लिया और उसको सिर पर रगड़ के और धूप में देखते थे कि इसमें तेल है या नहीं है। ठीक है, प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे के हो धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? अगर आपको ऐसा होता है तो कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। अगर जो कागज पर तेल आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी, खाने में वसा है। ठीक है, जैसे नारियल होता है, जब हम नारियल को फोड़ते हैं या खाते हैं तो वो हमारे हाथों में जो होता है वो चिकना चिकना हो जाता है, तो नारियल में वसा होती है। खाद्य पदार्थों में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थों से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे रीड करते हैं। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है? तो अब आगे देखते हैं। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं है, उपस्थित न हो? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवणों जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो हमारे खाद्य पदार्थों में क्या क्या रहता है? मंड रहता है, विटामिन रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वसा होते हैं। ठीक, इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? अब हम देखते हैं आगे कि इनकी हमें आवश्यकता क्यों होती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को क्या बोलते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो पिक्चर भी देख लें। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं, क्या क्या हैं, ये सब इनको रीड कर लीजिए आप। आगे पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा अच्छी ऊर्जा और एनर्जी देते हैं हमें। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम नीचे देख लेते हैं, कुछ और चीज़ें हमें पढ़नी हैं। थोड़ा ही टॉपिक कराऊंगी आज मैं, जो कि जल्दी जल्दी और अच्छे से समझ में आपको आ जाए। देखिए, ये कुछ खाद्य पदार्थ हैं, किसमें क्या होता है किसमें क्या नहीं होता है। ये हैं, ये दालें हैं, ये आपको शो हो रही होंगी। ये विटामिन के हैं, पपीता, गाजर, आम, गेहूँ, चावल, गेहूँ है, चावल है, यकृत है, और क्या है? विटामिन सी किस में होता है? अमरूद में, मिर्च में, नींबू में, आंवला में, संतरा में और टमाटर में। जो खट्टी चीज़ें होती हैं उन्हें विटामिन सी होता है। याद रखिए इस चीज़ को, क्योंकि क्वेश्चन ये बन के आता है कि जो विटामिन सी है उसके कौन कौन से स्रोत हैं। तो जो खट्टे होते हैं ज़्यादातर वही विटामिन सी के स्रोत होते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अब हम, आगे क्या है? प्रोटीन की आवश्यकता। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं प्रोटीन को? शरीर वर्धक भोजन। आगे देखते हैं, आगे क्या है? विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। जो विटामिन होते हैं हमारी आँखों को स्वस्थ रखते हैं और हमारी आँखों को
अस्थियों को, दांत को और मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं। जो विटामिन होते हैं, विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि बी में बहुत सारे विटामिन आते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर हमें ये सभी विटामिन मिल जाते हैं तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाती है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखती है। हमारी आंखों के लिए विटामिन ए होती है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। विटामिन डी का क्या काम है? हमारी अस्थियों और दांतों, विटामिन डी होती है हमारी हड्डियों के लिए और हमारे दांतों की कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6 से चित्र 1.9 में दिखाए गए हैं। देखते हैं कौन से चित्र हैं जिनमें ये सब कुछ दिखाया गया है। तो वो हैं, देखो ये सभी हैं, ये जो मैंने अभी आपको पिक्चर्स दिखाई हैं जितनी भी, ये सभी हैं, उनमें दिखाया गया है कि विटामिन से भरपूर भोजन कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये रीड कर लेते हैं। हमारे शरीर को बूझो और पहेली हैं ये। हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। ठीक है, गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा सूरज निकलता है तो सभी लोग अवॉइड करते हैं धूप में जाना। सबसे अच्छा स्रोत जो है विटामिन डी का वो सूर्य ही है। ठीक है, आगे देखते हैं, रीड करते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 1.10, ये वाला है 1.10, इसमें दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक से अधिक पोषक होते हैं। देखिए यही है ना 1.10 अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। आगे रीड करते हैं, आगे इनको रीड कर लेते हैं। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जल नहीं मिलेगा अगर हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और क्या होती हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते। तो रुक्षांश का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? रुक्षांश का सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो हमारी बॉडी का बिना पचा हुआ जो भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकालना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट भी कीजिए वीडियो कैसी लगी है आपको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।